नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे देश के अन्नदाता की। वो अन्नदाता जो नाराज होकर दिल्ली की सरहद पर अड्डा जमाए बैठा है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। किसानों के सवाल पर आज सरकार 2 कदम आगे आई। सरकार ने किसानों से बात की और किसानों ने भी सरकार की पहल का पॉजिटिव जवाब दिया। 6 दिन के बाद आज पहली बार मुलाकात हुई, बात हुई। सरकार और किसान एक टेबल पर आए, आमने सामने बैठे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने की शुरुआत हुई। कम्युनिकेशन का रास्ता खुला, जो डेडलॉक था वो खत्म हुआ। हालांकि आज कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन अच्छी बात यह कि शुरुआत तो हुई। आज की मीटिंग 4 घंटे चली और यह तय हुआ कि किसान अपनी मांगों की डिटेल्स सरकार को लिख कर देंगे। कल का दिन सरकार इस पर विचार करेगी और इसके बाद परसों यानी गुरुवार को फिर मीटिंग होगी। आज की बात में मैं आपको बताऊंगा आज सरकार की तरफ से किसानों को क्या ऑफर दिया गया, किसानों ने सरकार से क्या कहा, बात कहां अटकी और आगे का रास्ता क्या है, अब होगा क्या, सॉल्यूशन क्या है। लेकिन पहले यह बता दूं कि आज क्या क्या हुआ। सरकार ने आज किसानों को बातचीत के लिए इनवाइट किया। कुल मिलाकर 35 किसान संगठनों को बातचीत में शामिल किया गया। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और कॉमर्स स्टेट मिनिस्टर सोम प्रकाश मौजूद थे। क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा चिंता एमएसपी को लेकर है। उन्हें डर है कि सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी, तो इस पर बात हुई। और दूसरी आशंका है सरकार के नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए सरकार ने इस मीटिंग में सबसे पहले मंडियों को लेकर एपीएमसी एक्ट और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर एक प्रेजेंटेशन दी है, जिसमें डिटेल में बताया गया ये है क्या, सरकार का प्लान क्या है, ताकि किसानों का कंफ्यूजन दूर हो सके। इसके बाद किसान नेताओं ने भी खुलकर अपनी बात कही, बिना किसी लाग लपेट के। और फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के सामने एक प्रपोजल रखा कि एक कमेटी बना दी जाए, जिस कमेटी में किसान संगठनों के लोग हों, सरकार के नुमाइंदे हों और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हों, और यह कमेटी कृषि कानूनों की मेरिट पर चर्चा करे। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि 4-5 लोगों के नाम आप दे दीजिए, लेकिन वहां मौजूद किसान संगठनों के ज्यादातर नेताओं ने सरकार की इस बात को नहीं माना। किसानों ने कहा कि किसान छोटे ग्रुप में नहीं है, जो लोग आज आए हैं ये सब मिलकर ही सरकार से बात करेंगे। सरकार ने इस बात को मान भी लिया। मीटिंग के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार न प्रेशर में है और न किसानों पर किसी तरह का कोई प्रेशर बनाना चाहती है। सरकार इत्मीनान से किसानों की बात सुनना चाहती है, उस पर विचार करना चाहती है। इसलिए यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए परसों फिर बात होगी। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है। और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर दिनवार फिर चर्चा की जाएगी। हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति है। हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएँ, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। आपने केंद्र सरकार के कृषि मंत्री की बात सुनी, अब मैं आपको सुनवाता हूं कि किसान मजदूर नेताओं ने क्या कहा। इस मीटिंग में किसान मजदूर महासंघ के संयोजक शिव कुमार कक्का जी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई, किसान नेताओं ने क्या कहा, सरकार ने क्या जवाब दिया। तो डिटेल में सुनिए शिव कुमार कक्का जी से। सरकार ने पहले तो ये कहा कि जो भी अध्यादेश बनते हैं ये बहुत मेहनत से बनते हैं और इनको एकाएक कैंसिल नहीं किया जा सकता। एक दूसरा उन्होंने कहा कि अध्यादेश जारी होने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, कानून बनाते समय उन पर चर्चा करके उनमें सुधार किया जा सकता है। तीसरा
हमारी ओर से जो कहा गया कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अभी हमने दिल्ली की सड़कें रोकी हैं 4, आने वाले समय में हम दिल्ली की सारी सड़कों को रोकेंगे और पूरे देश का किसान यहाँ होगा। ये लड़ाई अब निर्णायक दौर पर पहुंच चुकी है, ये जन आंदोलन है और उस हिसाब से आप हमसे बातचीत करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक छोटी कमेटी बना लेते हैं और छोटी कमेटी बनाकर हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो और मैं बैठ जाते हैं। तो हमने कहा कि देखिए कमेटी तो यही रहेगी और इसमें 5-7 लोग हैं जो बोलते हैं, बाकी तो बोलते भी नहीं हैं, तो वो करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे भी आपत्ति नहीं है, अगर बड़ी कमेटी रहती तो बड़ी रहे, छोटी छोटी रहे। आप कल चल के इसमें बताइए कि तीनों अध्यादेश में बिंदुवार अध्यादेश क्रमांक 1 में क्या क्या हमारी मिस्टेक है, 2 में क्या क्या मिस्टेक है, 3 में क्या क्या मिस्टेक है और इसमें सुधार 1 में क्या चाहते हैं, 2 में क्या चाहते हैं, 3 में क्या चाहते हैं। ऐसा एक काम करके आप कल कर लीजिए तैयार अपनी की बैठक में और परसों हमारे पास आइए, मैं बैठूंगा, हमारे अधिकारी होंगे, उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करेंगे। अच्छी बात यह है कि न किसान अपनी बात पर अड़े हैं न सरकार। दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में यही होता है, यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। इसलिए आज मीटिंग खत्म होने के बाद ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू ने आज की बातचीत को पॉजिटिव बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ साफ कहा कि अगर कानून में कोई गलतियां हैं तो उन्हें ठीक किया जाएगा, लेकिन पहले यह तय तो हो जाए कि गलती है क्या। आज की मीटिंग आगे से अच्छी रही, प्रोग्रेस आगे से हुई, क्योंकि पहले तो सरकार का स्टैंड ये रहा कि कानून हमने बना दिए, कानून बड़े अच्छे हैं, फार्मर्स के पक्ष में है कि इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर आज की मीटिंग में जो सरकार है अपने स्टैंड से थोड़ा पीछे हटी, पीछे ऐसा हटी कि जो खेतीबाड़ी मंत्री हैं वो आप ही उन्होंने बोला कि सरकार जो कोई कानून बनाती है तो हमारे को 10 साल लगते हैं, 5 लगते हैं कानून बनाते हैं, पर वो ऐसा भी नहीं है कि वो जो सारा कानून है बिल्कुल ठीक ही होता है, उसमें आधा गलत भी हो सकता है, आधा ठीक भी हो सकता है। तो मैं बोला फिर के हमने कानून को एक एक शब्द पढ़ा है, कि क्लॉज पढ़ी है, हम एडवोकेट भी हैं, आपको कन्विंस करा देंगे। आप तो आधा कह रहे हैं कि कानून टोटली ही गलत है, टोटली ही गलत है। इस मीटिंग में ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नन मोल्ला ने बताया कि मीटिंग में किसानों की तरफ से मांग रखी गई थी कि जब तक बातचीत खत्म नहीं हो जाती तब तक सरकार किसानों को संतुष्ट नहीं कर देती, तब तक मौजूदा कानून को अमल में लाने से रोका जाए। लेकिन सरकार ने फिलहाल इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि बातचीत पूरी हो जाए, किसान अपनी ऑब्जेक्शन सरकार को लिखकर दे दें, आपत्तियां बता दें, उसके बाद तय किया जाएगा क्या करना है और कैसे करना है। सारे संगठन हम यूनानिमसली रखा कि भाई हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एक एजेंडा, 3 कानून वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी वापस देख। तो उसमें चर्चा हुआ, बोला वापस लेने में प्रॉब्लम है तो कैसे लिया जाए, हम तो ऑर्डिनेंस करके बंद रखो, इम्प्लीमेंटेशन बंद रखो। तो बोला उस कानून में आपका क्या क्या आपत्ति है, आप हमको कल लिख के दे दो, हम फिर परसों एक पूरा कमेटी में हम चर्चा करेंगे क्या बदल सकता, क्या चेंज कर सकता। तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि किसान संगठन नेताओं से लंबी बातचीत हुई, 4 घंटे तक बात हुई और इस मीटिंग के बाद भारतीय किसान यूनियन का डेलीगेशन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलने कृषि मंत्रालय पहुंचा। इस डेलीगेशन में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के किसान संगठनों के नेता शामिल थे और यह मीटिंग भी करीब 1.5 घंटे चली। और मीटिंग के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव रही, किसान नेता को कृषि कानूनों पर जो आपत्तियां हैं वो हमारे पास आएंगी और उस पर विचार करेंगे, सुझाव पर विचार करेंगे और किसानों की आपत्तियां और सुझाव दोनों इंपॉर्टेंट हैं और सरकार हर बात पर गंभीरता से विचार करेगी। पॉजिटिव निकल कर आएगा। इस बिल से अलग भी बहुत चीजों पर बात हुई, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर भी बात हुई, बिजली वाले इशू रहेंगे, तो ये सारे इशू रहेंगे। ये नहीं कि बिल है, बिल से अलग भी बहुत सी चीजें हैं देश में और अलग अलग स्टेट में, जैसे पंजाब में बिजली फ्री है, उत्तर प्रदेश में नहीं है।
तो ये बहुत से सवाल है और बातचीत का दौर शुरू हुआ तो इससे रिजल्ट एक ठीक निकलेगा। उम्मीद है कि 2 दिन बाद में जब सरकार फिर दोबारा बैठेगी तो एक अच्छी पहल के साथ में सरकार भी अपना एक ड्राफ्ट लेकर आएगी और हम भी अपना एक ड्राफ्ट लेकर आएंगे। और हम पूरा देश का किसान का सवाल है, पूरा देश का किसान एक है और जो भी इशू होंगे पूरे देश के किसानों के इशू इकट्ठे ही खत्म होंगे, इकट्ठे ही आंदोलन होगा, सब लोग इकट्ठे हैं। तो एक तरफ तो किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत हुई, एक टेबल पर बैठकर बात हुई, दूसरी तरफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर हजारों किसान बैठे थे जो बातचीत के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर के साथ साथ बुराड़ी के संत निरंकारी ग्राउंड पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी की तरफ से आए जो किसान हैं वो यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं और किसानों का सबसे बड़ा हुजूम सिंघू बॉर्डर पर है। यहां हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक खड़े हैं। किसानों ने अब सड़क पर एक मंच भी तैयार कर लिया है, मंच पर माइक के जरिए भाषण हो रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी तस्वीरें सिंधु वजह जैसी हैं। सड़क पर बने मंच पर किसान नेता तकरीरें दे रहे हैं और बीच बीच में लोक संगीत के जरिए भी लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। बॉर्डर पर प्रोटेस्ट जो किसान कर रहे हैं उनका कहना है कि वो सरकार से सिर्फ 2 बातें चाहते हैं। पहली, एमएसपी की गारंटी दी जाए और दूसरा, एपीएमसी मार्केट यानी मंडियां बरकरार रहें। अगर सरकार ने ये बात नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। हम जैसे थे पंजाब का किसान इस बिल से पहले, हम वैसे ठीक हैं। हमें ये बिल नहीं चाहिए, ये बिल मत हमारे पर। मीटिंग विफल होने के बाद आप लोगों को कोई मैसेज आया है? जो आपके नेता लोग वहां पर पहुंचे थे, कोई आप लोगों को मैसेज बताया गया कि क्या वहां पर चर्चा हुई, क्या बात हुई? देखिए, मीटिंग में बेसिटा निकली है, 0 रिजल्ट है। जो हमारे पास रिपोर्ट है 0 रिजल्ट है और हमारी डिमांड सिर्फ एक है, जो ये काले कानून है, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान इसे नहीं मानता, हमें ये नहीं चाहिए। आज वाली मीटिंग में हम नहीं गए, हम बाइकआउट किया था उस मीटिंग का। क्यों बाइकआउट इसलिए किया कि पंजाब की जथेबंदी को बुला रहा है। हम 480 प्लस जो जथेबंदियां हैं जिनके रूल्स को न्यूता नहीं जा रहा, हम नहीं, जथेबंदी हमारी का फैसला है, हम पहले भी करते आए हैं। मोदी सरकार है ना, बहुत हंकारी सरकार है, ये खेती कितना मनेगी नहीं। तो ये जालिम सरकार है। जो असली राजा होता है ना, जो महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया सी और आज आपका पेश बदल के जनता में जाता सा, जनता से पूछता सा आपको क्या प्रॉब्लम है। हजारों की संख्या में किसान बुराड़ी के संत निरंकारी ग्राउंड पर भी डेरा डाले हुए हैं। बुराड़ी के ग्राउंड में किसानों का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ सब जगह से लोग हैं और सबका कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है, वो ये कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। जो 3 अध्यादेश कानून जो है मोदी साहब ने लागू किए हैं उसको वापस करवाने के लिए तो हम सड़कों पे आए हैं, सारे किसान जितने भी आए हैं। ये उम्मीद लेके हम भी आए हैं कि भी हमारा जो है ये कानून जो है वापस करे। गन्ने का हमारा 14 महीने का पिछला पेमेंट अभी 50% नहीं हुआ। धान मैंने पहले तुलवा नहीं रही, तुल दिए सेंटर पर, लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, उसके पैसे भी अब हमारे खाते में नहीं आए, जबकि सरकार कह रही कि 30 दिन पैसे आ जाएंगे। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, हम उसे लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर ये 3 काले कानून और थोप दिए, जिन्होंने हम किसानों का गला घोट लिया है। इनसे तो हम बिल्कुल जान से मर जाएंगे। इसमें हमारे जो बच्चों को रोटी मिल रही थी, हमें रोटी मिल रही थी, और इसे हमें नहीं, किसान को ही नहीं, किसान मजदूर भी इससे मतलब त्रस्त हो जाएगा। आज एक और बात देखने को मिली। आंदोलन के 6ठे दिन किसान संगठनों में दरार पड़ती दिखाई दी। चूंकि सरकार ने मीटिंग में 35 संगठनों को आमंत्रित किया, इनमें से ज्यादातर संगठन पंजाब और हरियाणा के थे, इसलिए यूपी और दूसरे प्रदेशों के जिन किसान संगठनों को बातचीत में नहीं बुलाया गया वो नाराज हो गए। जिन संगठनों को आज मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, उनकी नाराजगी सरकार के साथ साथ उन किसान संगठनों से भी है जो बातचीत करने के लिए चले गए। असल में किसानों के कुछ संगठन इस वक्त बुराड़ी के संत निरंकारी ग्राउंड पर धरना दे रहे हैं। इनमें अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के समर्थक हैं। जिस वक्त सरकार 35 किसान संगठनों के नेताओं से बात कर रही थी, उसी वक्त
भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के नेताओं ने मीडिया से बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जाम लगाया कि जिस किसान संगठन ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो की कॉल दी थी, आज उसी ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ने बातचीत से अलग रखा। ये किसानों के साथ धोखा है। एक बैठक 7 घंटे चली, आज की बैठक कुछ घंटे चली। अरे निर्णय इतना करना, पूरा देश देख रहा है, निर्णय इतना करना है कि गारंटी देनी एमएसपी या नहीं देनी, इन कानून को वापस लेना नहीं लेना। बैठक काहे की? आप पॉइंटर्स दिखाते हो, स्क्रीन दिखाते हो, क्या फायदा? हम बच्चे हैं क्या? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी देश में आता है। हम सबसे ज्यादा गेहूं देते हैं, सबसे ज्यादा हम जो है धान देते हैं, 300 लाख मीट्रिक टन। पंजाब और हरियाणा ज्यादा, गेहूं भी ज्यादा, धान भी ज्यादा, और गन्ना तो पूरे देश में सबसे ज्यादा और चीनी सबसे देश में ज्यादा। किसको बुलाया हमारे यहाँ से भाई? हमारे यहाँ 55 संगठन हैं। और आज की तारीख में यहाँ पर जब हम बोराड़ी में बैठे हैं, हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था, बोराड़ी में जो किसान जाएगा उसको बुलाया जाएगा। आज 2500 किसान नेता उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बैठे हैं। एक एक आदमी अगर 100 आदमी लाता 2.5 लाख हो जाते हैं। क्या भी चाहते हो क्या? आपके ऊपर विश्वास कैसे करें हम? किसान संगठनों के साथ सरकार ने बात की, ये अच्छी बात है। पहले 3 दिसंबर को मीटिंग होनी थी, लेकिन सरकार ने 3 तारीख का इंतजार नहीं किया। किसानों को आज ही बातचीत के लिए बुलाया, उनकी बात सुनी। इससे यह तो क्लियर है कि सरकार न अड़ी है और न किसी तरह का कोई अहंकार है, न नीयत में कोई खोट है। किसानों ने भी पहल का स्वागत किया, सरकार की कॉल पर रिस्पॉन्ड किया। ये किसानों का बड़प्पन है, खुला दिल है, क्योंकि ये तो किसान भी जानते हैं कि लोकतंत्र में हर विवाद का हल, हर झगड़े का हल बातचीत से ही निकलता है। बैठकर बात करें तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। हालांकि अगर किसान सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। आज नरेंद्र सिंह तोमर की बात सुनकर ये लगा कि सरकार बात तो खुले मन से कर रही है और किसी तरह का कोई रिजिड एटीट्यूड नहीं है। और किसानों की बात सुनी तो लगा कि उन्हें सरकार पर भरोसा है। किसानों को भरोसा है कि सरकार उनके साथ सियासत नहीं कर रही। अगर दोनों पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा है, यकीन है, तो फिर रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो किसानों के हमदर्द बनकर किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। आज कुछ जो नेता दिखाई दिए उनके बारे में आपको बता देता हूं। ये वो नेता हैं जो अचानक किसानों के बीच पहुंचे और नारेबाजी शुरू करवाई कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हटना पड़ेगा, कानून वापस लेने पड़ेंगे। इनमें एक है भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण। वो अचानक अपने सपोर्टर्स के साथ यूपी बॉर्डर पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसान कानून वापस नहीं लेती, तब तक वो भी सपोर्टर के साथ किसानों के समर्थन में बैठेंगे। किसान जो है वो इस देश की रीढ़ है, और जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। अगर जो अर्थव्यवस्था आज दिखाई भी दे रही है ना थोड़ी बहुत ही, वो भी किसानों ने संभाल रखी है, और किसानों का की दुर्दशा की जिम्मेदारी सरकार है। जबरदस्ती पकड़ के कह रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटी देना चाहते हैं। जिस कानून को किसान नहीं चाहता है उस किसान को आप लागू क्यों कर रहे हैं? किसने अपील की आपसे कि ये बिल जो है आप पास कर दो? किसानों की मांग को ताक पे रख के सरकार ने बिल जो है पूंजीपतियों को खुश करने के लिए लागू किए हैं। हम इसका विरोध करते हैं, और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन हम लोग करते रहेंगे। जैसे चंद्रशेखर हर जगह आंदोलन जहां हो रहा था वहां पहुंच जाते हैं, उसी तरह बिहार के नेता पप्पू यादव, फॉर्मर एमपी हैं, वो भी किसानों के बीच पहुंचे, किसानों के मुद्दे पर भाषण देने लगे। कहा सरकार किसानों के साथ बहुत गलत कर रही है, काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। तीनों अध्यादेश को आप वापस लीजिए। जो जमाखोरी करने का जो राइट दिया है, पूंजीपतियों को जो आपने एक राइट दे दी हर स्टेट में जाने का, और आप लगातार आपकी निगाह 12,000 अरब रुपया खुदरा बाजार पे। एमएसपी एक तो बहाना है, किसान के साथ पूरे देश को खड़े होने की आवश्यकता है। सरकार दिग्भ्रमित ना करे, सत्य के साथ खड़े हो। कभी हैदराबाद, कभी वैक्सीन, कभी दीपावली,
पूरा देश के मजदूरों और किसानों के घर में अंधकार छाया हुआ, और उसके मंत्री कभी गुंडे कहते हैं, कभी धमकाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये डरा करके किसान को क्या दिखाना चाहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल तो पहले एनडीए से अलग हो चुका है। अब हरियाणा में सहयोगी दल मनोहर लाल खट्टर की सरकार चलाने वाले जेजेपी, उसके अध्यक्ष अजय चौटाला ने सरकार को किसानों की मांगें मान लेने की सलाह दी। अजय चौटाला ने कहा कि किसान कानून में एमएसपी लिखने की बात कह रहे हैं, सरकार को यह मांग तो मान लेनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। किसान आंदोलन पर योग गुरु स्वामी रामदेव की बात भी सुननी चाहिए। वो खुद किसान हैं, बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि रास्ता तो निकल जाएगा, सरकार पहले बात कर लेती तो ये नौबत ही ना आती। और फिर स्वामी रामदेव ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन, धरना, नारेबाजी सब ठीक है, लेकिन अगर किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान के नारे लगते हैं तो ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। कृषि बिल लाने से पहले सभी किसानों के प्रमुख लोगों से मिलजुल करके और ये बातचीत का प्रोसेस पूरा कर लेती तो आज ये बखेड़ा नहीं होता। और अभी भी यदि गलतफहमियां हुई है तो उसको दूर कर लिया जाएगा, मैं आश्वस्त हूँ। हाँ, इसमें कुछ लोग जरूर जो है वो किसानों के हितैषी बनकर के और एक गतिरोध तो खड़ा कर ही दिए हैं। तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अफवाह तंत्र काफी हावी है। किसान बिरादरी के जो नेता हैं उनसे आप पूछो कि भाई गड़बड़ क्या है तो बता नहीं पाएंगे गड़बड़ क्या है। बोले भाई ये मोदी जो है किसान विरोधी है। अरे भाई क्यों है वो भी तो बता दो जरा। और एक मैं दूसरी बात कहता हूँ, मोदी जी किसानों के खिलाफ नीति आखिर क्यों बने, उनका क्या स्वार्थ है। उनकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। थोड़ा धीरज रखें। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का क्या मतलब। वहां पर मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है। कोई मोदी आतंकवादी है क्या, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। स्वामी रामदेव ने जिस तरह इशारा किया वो बात को डिटेल में समझ लेते हैं। असल में पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर कुछ ऐसी तस्वीरें आई, कुछ ऐसी खबरें आई जिनसे ये लगा कि कुछ लोग किसानों के बीच में घुसकर किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले किसानों के बीच में से कुछ लोगों ने खालिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाए थे, खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे स्लोगन रेज किए थे। ऐसे स्लोगन कोई किसान कभी नहीं लगा सकता, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसानों को अपने बीच में ऐसे लोगों को घुसने से रोकना होगा। इसी तरह उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी किसानों से हमदर्दी जताने पहुंच रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर टुकड़े टुकड़े गैंग के जेएनयू के लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स भी किसानों के बीच पहुंच गए और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, किसानों को भड़काना शुरू किया, उकसाना शुरू किया और किसानों से कहा कि सरकार पर यकीन मत करिए, सड़क पर जमे रहिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। और विरोध करने वाले किस हद तक इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और उदाहरण, आज सिंघू बॉर्डर पर अचानक शाहीन बाग प्रोटेस्ट वाली बिल्किस दादी पहुंच गई। बिल्किस दादी भी किसानों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहती थी। शाहीन बाग में बैठे कुछ दूसरे लोग भी किसानों के बीच में पहुंचे। अच्छी बात यह कि वहां मौजूद किसानों ने इसका विरोध किया और फिर किसानों के कहने पर पुलिस ने
इन लोगों को वहां से बाहर कर दिया। किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल देश की छवि खराब करने में न हो, दूसरे मुल्कों को हमारे अंदरूनी मसलों में दखल देने का मौका न मिले, इसका ख्याल भी किसानों को रखना पड़ेगा। क्योंकि एक दो जगह ऐसा हुआ, ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद तनदेसी ने कहा कि वो किसान बिल के खिलाफ पंजाब किसानों का पूरा सपोर्ट करते हैं। अब कोई पूछे हमारे किसानों को इंग्लैंड के एमपी की सपोर्ट की क्या जरूरत? क्या किसानों के पास कम सपोर्ट है? किसने इंग्लैंड से सपोर्ट मांगा? इसी तरह इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर मोंटी पनेसर का ट्वीट मैंने देखा। मोंटी ने लिखा कि तब क्या होगा जब फसल की क्वालिटी देखकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, तब किसानों को सुरक्षा कैसे मिलेगी? कानून में दाम तय करने का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि ऐसा क्या करना होगा जिससे इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी किसानों की मदद करें। आज मोंटी पनेसर ने इंग्लैंड में बैठकर यूपी, उत्तराखंड, बिहार जैसे इलाकों के किसानों से दिल्ली पहुंचकर प्रोटेस्ट करने की अपील की। Request all the farmers from UP, Haryana, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मैं यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों से भी कहना चाहता हूं कि वे आगे आएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ये सिर्फ पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है। किसानों के मन में जो चिंता है, जो संदेह है, उसे सरकार को दूर करना चाहिए। MSP कानून का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए सभी साथ आ जाएं और भारतीय किसानों की मदद करें। Let's all unite and help Indian farmers। अब सोचिए मोंटी पनेसर का भारत के किसानों से क्या मतलब? उन्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि भारत के नक्शे पर बिहार कहाँ है और यूपी कहाँ है, पंजाब से कितना दूर है। इसलिए ऐसे लोगों को सावधान करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि हमारे मामलों में दखल ना दें। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे हुई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बयान से। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत से किसान आंदोलन की जो खबरें सामने आ रही हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं और ये हमने इंडियन अथॉरिटी के सामने सवाल रखा है। The news coming out of India about the protest। भारत से किसानों के आंदोलन की खबरें आ रही हैं। हालात चिंताजनक हैं और हम परिवारों और दोस्तों के लिए फिक्रमंद हैं। मैं जानता हूं कि ये आप में से कई लोगों के लिए सच्चाई है। मैं आपको याद दिला दूं कि कनाडा शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। हम बातचीत की महत्ता को समझते हैं और इसलिए हमने अलग अलग जरिए से भारतीय अधिकारियों के सामने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। एक बार को मान भी लें कि भाई भीम आर्मी के चंद्रशेखर का, बिहार के पप्पू यादव का किसानों पर कोई कंसर्न हो सकता है, उनकी चिंता हो सकती है, लेकिन शाहीन बाप की दादी का किसानों से क्या लेना? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का किसानों से क्या लेना देना? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क में सिख वोटों को पक्का करना चाहते हैं, उनका किसानों से कोई मतलब नहीं है। ब्रिटेन के जिस एमपी ने आवाज उठाई वो हमेशा से मोदी का विरोध करते रहे हैं, मौका ढूंढते हैं मोदी का विरोध करने का। इन लोगों को साफ साफ यह समझाने की जरूरत है ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, किसान हमारे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और बाहर के लोग ऐसी बयानबाजी करने से बाज आएं, हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल न दें। भीम आर्मी के चंद्रशेखर या पप्पू यादव ये किसान आंदोलन का फायदा उठाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। किसानों को समझना होगा कि कोई उनके आंदोलन का फायदा न उठा पाए। एक दो लोगों ने खालिस्तान का नारा लगाने की कोशिश की थी, किसानों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे लोगों को किनारे लगा दिया, उनको बता दिया वो देश के दुश्मन है। जहां तक शाहीन बाग की दादी का, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर्स का सवाल है, वो भी अपनी रोटियां सेकने वहां पहुंच गए हैं। उनको तो जहां कहीं मोदी विरोध दिखाई देता है वो तालियां बजाने पहुंच जाते हैं। अपने हक के लिए लड़ने वाले किसानों को ऐसी राजनीति करने वालों को भी दूर रखना होगा, क्योंकि यह आंदोलन बड़ा है, बहुत बिखरा हुआ है, इसकी कोई एक लीडरशिप नहीं है, कई सारे नेता हैं और कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस मामले में कश्मीर के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, वो देखने की जरूरत है। कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया कि पाकिस्तान, चीन और दूसरे आतंकवादी संगठन कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन कश्मीर में जमहूरियत ही जीतेगी, कश्मीरियत की ही जीत होगी।
इस कश्मीरियत की, इस जमहूरियत की तस्वीर में आपको दिखाऊं इससे पहले 15 सेकेंड का स्पॉन्सर मैसेज। दिल्ली में आज जिस वक्त सरकार और किसानों के बीच बातचीत की तैयारी हो रही थी, उसी वक्त दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जमहूरियत की जीत की तस्वीरें आई। ये तस्वीरें सुकून देने वाली है, हिम्मत देने वाली है, देखने लायक है। कड़ाके की ठंड है, सब जीरो टेम्परेचर है और आज कश्मीर वैली में लोग घरों से बाहर निकले, पोलिंग बूथ के सामने लाइन लगाकर वोट देने के लिए खड़े हुए। आज जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग थी। जिन इलाकों में एक साल पहले तक आतंकवादियों का खौफ था, दहशत होती थी, दहशतगर्द कह देते थे तो उनकी कॉल पर लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलते थे, उन्हें गोलियों का डर होता था, पोलिंग स्टेशन सूने पड़े रहते थे। उसी कश्मीर की फिजा आज पूरी तरह बदली हुई दिखाई थी। डर की जगह जोश और लोगों में जमहूरियत में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत। श्रीनगर में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। बड़ी तादाद में महिलाएं भी पोलिंग सेंटर पर पहुंची। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर्स जारी की हैं, उन्हें सुनकर आपको हैरानी होगी। आज घाटी में जो फिगर्स आई वो बड़े बदलाव का सबूत है। आज बांदीपोरा में 70%, कुपवाड़ा में 59% और गांदरबल में 49 यानी 49% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। बड़गांव में 44 लोग घरों से बाहर निकले, मतदान किया। कुल मिलाकर सेकंड फेज में करीब 50% वोटिंग हुई और ये वोटिंग परसेंटेज बड़ी है, कोई साधारण बात नहीं है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने कई इलाकों में पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों से बात की। हर जगह लोगों ने कहा उन्हें अमन चाहिए, सुकून चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। वो समझ गए ये जो डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, इनके जो 14 मेंबर वो चुनेंगे, वो उनके इलाकों का विकास करेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन ये सब वोट से ही मिलेगा। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, महिलाएं जो है इन चुनावों में सबसे ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उसके अलावा नौजवानों की भी अच्छी खासी भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। पहले चरण में जिस तरह की तस्वीर पूरे कश्मीर में देखने को मिली, उसी तरह का उत्साह और जोश जो है इस बार भी मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है, जहां पर लोग बिना किसी डर और खौफ के अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में मतदान केंद्रों के बाहर देखे जा रहे हैं। इससे पहले आप चुनावों में इस तरह भीड़ देखा करते थे जो पहले चुनाव हुआ करते थे? ऐसे नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं देखा है, ऐसे मैंने कभी नहीं देखा है। शायद हमारे इन बहनों को, भाइयों को, सबको यही उम्मीद है कि जिसको हम चुनेंगे इंशाल्लाह वो हमारे मसाइल दूर करेंगे। यानी कि एक बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव इंशाल्लाह एक बदलाव ही होगा हमारे गाँव में। अच्छा, एक बार इसमें देखा जा रहा है कि एक तरफ से पीपुल्स अलायंस ग्रुप का डिक्लेरेशन जो बना है वो आर्टिकल 370 की बात करे, दूसरी बड़ी छोटी पार्टियां जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम बस खाली अपने गाँव को बदलाव लाना चाहते हैं बस। एक वक्त था जब कोई घर से ही निकलता था पहली दफा 1996 में। आज तो बहुत है, काफी स्किल डेवलपमेंट अगर यहाँ आ जाता, काफी हद तक ये होता कि एक बेरोजगारी जो है वो हट जाती। तो उसके बरकस प्लेग्राउंड की यहाँ पर अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे इतना सारा टैलेंट कूट के भरा हुआ है, बट द थिंग इज के प्लेग्राउंड इज नॉट हियर। जो दिल से वोट डालने के लिए आ जाए उनके लिए कोई ठंड या गर्मी कोई मैटर नहीं करती। डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली हम डेवलपमेंट के लिए अपना वोट यहाँ पे कास्ट करने आए हैं। एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ कोरोना का डर, इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आए। ये लोकतंत्र की जीत है। महबूबा मुफ्ती ने कई बार इल्जाम लगाया कि लोगों में खौफ है, लोगों को डराया जा रहा है, उनकी पार्टी के लोगों को कैंपेन करने से रोका जा रहा है। लेकिन पोलिंग बूथ पर लोगों की ये लाइनें देखिए, उनकी तस्वीरें देखिए, कहाँ डर है। लगता है डर तो महबूबा के दिल में था, अब शायद वो भी दूर हो गया होगा। कश्मीर के लोग तो बेखौफ होकर निडरता से अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए सामने आए। असल में कुछ दिन पहले कश्मीर में गुपकार अलायंस हुआ था। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा समेत 6 राजनीतिक पार्टियों के दलों ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ एक अलायंस बनाया। यह अलायंस डीडीसी का इलेक्शन मिलकर लड़ रहा है और कैंपेन में आर्टिकल 370 को एक बड़ा इशू बनाया। लेकिन आज पोलिंग बूथ के बाहर जो लोग खड़े थे
उन्होंने कहा अब कश्मीर बदल गया है, पुरानी बातें बंद होनी चाहिए। अब आर्टिकल 377 की नहीं, स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी और रोजगार की जरूरत है और इन मुद्दों की जो बात करेगा जनता उसके साथ होगी। स्कूल नहीं है, वो सड़क नहीं है, इसलिए वोट डालने के लिए आया। डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट के अभी प्रॉब्लम चल रही है, अभी यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, लाइट नहीं है, बस ग्राउंड, पोलो ग्राउंड नहीं है। खासकर मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ हॉस्पिटल दीजिए। माहौल है वोटरों में देखा जा रहा है, बस वोट में माहौल अभी अच्छा सा चल रहा है और मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ शांत हो। और नलके वगैरह ये जरूरत है घर पर, इसीलिए मैं आना है इधर वोट कराना। हमारी यही उम्मीद है यहाँ अमन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये जो जुल्म चल रहे हैं, ये रिश्वत का जुल्म चल रहे हैं। हम यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं। यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है यहाँ पर, बाकी जो हमारी बेरोजगारी है, हम यही चेंज होना चाहिए क्योंकि हमारा अगर हम उन चीज़ों से यहाँ इजाला हो जाए तो बस यही हम, इसलिए हम यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। उम्मीद ये है जो इस्तेसाल हो रहा है, जो हम वोट नहीं डालते हैं, फिर जो बनता है जिसको उसको मर्जी है वो मर्जी के मुताबिक करता है, इसलिए हमने वोट डाला है। हम थोड़ा सा वो क्वालिफाइड चुनाव उसके हक में देंगे जो उसके काबिल होगा, वो हमारी बात सुनता होगा, इसीलिए उसको किया है जनाब। लोगों की बातें सुनकर बहुत सुकून मिला। कश्मीर के लोग किस लिए वोट दे रहे हैं? वो चाहते हैं कि बिजली मिले, पानी मिले, हॉस्पिटल मिले, अच्छे स्कूल मिले, प्लेग्राउंड मिले। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि लोग विकास के नाम पर वोट दें, किसी बाकी सब इश्यूज को भूल जाएं। आपको याद होगा कि डीडीसी चुनाव से कुछ दिन पहले श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ था ताकि पोल प्रोसेस को डेफर कराया जाए, लोगों को डराया जाए, लेकिन कश्मीर लोगों की हिम्मत पर आज नाज होता है। वो लोग जिस तरह से पब्लिक पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिस तादाद में पहुंचे, लगा कि अब उनके मन में कोई खौफ नहीं, आतंकवादी हमलों का उन पर अब कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मानना पड़ेगा कि पुलिस ने भी ये विश्वास दिलाने में काफी रोल प्ले किया। सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम थे, ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। लोगों ने कहा कि डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन चुनाव तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त एक पोलिंग बूथ के अंदर में मौजूद है। हालांकि यहाँ पर पोलिंग बूथ में लोगों की काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, क्योंकि पहले से ये आशंका थी कि डीडीसी चुनावों के दौरान मिलिटेंट्स किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, उसकी फिराक में है। उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ साथ जो है ड्रोन से भी जो है पूरे जो पोलिंग बूथ से और आसपास का इलाका जो है उस पर नज़र ड्रोन से रखी जा रही है। लोगों को जज्बा है, ठंड में भी सवेरे 7 बजे से ही लोग लाइन में बैठे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। सिर्फ ये कास्ट करने के लिए कि ये डीडीसी इलेक्शन है अपने गांव के, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये सिर्फ अपने गांव के विकास के लिए हो रहा है। आज मुलाजिम में सबसे बढ़िया यहाँ पे है, हम खुश हैं इससे, हम बढ़िया बहुत खुश हैं हम इससे। ये पहले होना चाहिए थी, अब लेट हुआ तो ठीक है, अच्छा है। हमारी बहुत खुशी थी कि इसलिए खुशी यही थी कि हमारा जो डेवलपमेंट का मसला है, बहुत मसाइल है हमारे इलाके में, इसलिए हमने वोट का इस्तेमाल किया है, तो बाकी खास इशू इसमें नहीं है। जम्मू कश्मीर में 50% वोटिंग बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद है श्रीनगर में जब फारूक अब्दुल्ला का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो कुल 7% वोट मिले थे। वोटिंग ही टोटल 7% हुई थी। आज बांदीपोरा में 70% वोट डाले गए, कुपवाड़ा में 59% वोटिंग हुई। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इन इलाकों का वोटेज परसेंटेज देखकर कम से कम महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में समझ आ जाना चाहिए। उन्हें कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, इस बदले हुए कश्मीर को समझना चाहिए और उन लोगों की तारीफ करनी चाहिए, उनका इस्तकबाल करना चाहिए जो तमाम तरह की आशंकाओं को और डर के बाद भी घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक गए
और कश्मीरियत का झंडा बुलंद किया। और एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी है कि लोगों ने बाहर आकर हिम्मत दिखाई है, वोट दिया है, अब उनका विकास भी होना चाहिए। अब उन्हें पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, सड़कें मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल मिलने चाहिए, अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, तभी कश्मीर के लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। आज महाराष्ट्र में अजान सियासी मुद्दा बन गई। सियासत शुरू हुई शिवसेना के एक नेता के बयान से। इस शिव सैनिक ने कहा उन्हें अजान की गूंज मीठी लगती है, लोग इंतजार करते हैं कि अजान कब हो और वो इस मीठी गूंज को सुने। शिवसेना के नेता पांडुरंग सकपाल ने अजान रेसिटेशन का कंपटीशन कराने का भी सुझाव दिया। पांडुरंग सकपाल शिवसेना के गली मोहल्ले स्तर के लीडर नहीं है, वो शिवसेना की साउथ मुंबई यूनिट के मुख्य हैं, चीफ हैं। शिवसेना के टिकट पर असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, इसलिए उनके बयान की खूब चर्चा हुई। क्योंकि अब तक शिवसेना अपने आप को हिंदुत्व का सपोर्टर बताती रही है, पहले अजान पर पाबंदी लगाने की मांग कर चुकी है। इसके चक्कर में मुंबई में कई दिन तक तनाव रहा, झगड़े हुए। इसलिए जब शिवसेना के नेता ने इस तरह की बात कही तो लोग हैरान हो गए और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि शिवसेना के मुस्लिम प्रेम को देखकर असदुद्दीन ओवैसी भी शर्मा जाएंगे। दरअसल पांडुरंग सकपाल ने ये सारी बातें शिवसेना से जुड़े मुस्लिम पदाधिकारियों की एक मीटिंग में कही। पांडुरंग सकपाल ने कहा कि कोरोना की वजह से बच्चे घरों पर हैं, ऐसे में उनके लिए एक ऑनलाइन अजान कंपटीशन कराना चाहिए, जिसमें इस बात का टेस्ट लिया जाए कि अजान रेसिटेशन के दौरान किसका प्रोनाउंसिएशन, किसका उच्चारण कितना सही है। बच्चों को इनाम देने में जो खर्च आएगा वो शिवसेना उठाएगी। और अजान होने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो नमक के बराबर है। और कुछ लोग, खास करके मेरे मुसलमान भाई है, जो अजान सुनते हैं और अपने काम धंधे को लगते हैं, मस्जिद में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, दुआ मांगते हैं। अभी अजान ऐसी जो एक धर्म की एक भावना है, अजान जब भी सुनते हैं तो अजान की आवाज में इतनी मिठास रहती है, वो मिठास सुनकर लगती है कि ये अजान है, ये कितने घंटे में वापस चलेगी और कितने घंटे के बाद हम लोग सुनेंगे, ऐसा हमेशा लगता है। हालांकि लोग अजान सुने, उसका कंपटीशन है, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिवसेना के नेता जब ऐसी बात कहते हैं तो फिर ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है। बीजेपी की तरफ से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा शिवसेना अब बाल ठाकरे वाली पार्टी नहीं रही, अब शिवसेना सत्ता के लिए सूडो सेक्युलर बन गई है। ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही। बाळासाहेब ठाकरे जी हमेशा इस बात पर लड़े और उनके बयान या सामना में लिखे हुए लेख इससे बिल्कुल विपरीत आज शिवसेना का सारा काम चल रहा है। शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है और वो सूडो सेक्युलर हुई है। अगर सेक्युलर भी होती तब भी माना जा सकता था, लेकिन वो सूडो सेक्युलर बनी है। अपीजमेंट की पॉलिसी शिवसेना में चल रही है और इसलिए मुझे लगता है जो हम बार बार कह रहे हैं कि सत्ता के लिए इन्होंने हिंदुत्व को ठोकर लगाई है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। जब कंट्रोवर्सी थोड़ी बढ़ी तो पांडुरंग सकपाल सामने आए और उन्होंने सफाई दी। पांडुरंग ने कहा कि चूंकि कोरोना के कारण बच्चे घर में हैं, इसलिए जिस तरह से भगवत गीता का कंपटीशन होता है उसी तर्ज पर हमने अजान कंपटीशन कराने का सुझाव दिया था। पांडुरंग ने कहा उनके बयान को सियासी रंग देना ठीक नहीं है। आमचे जे शिवसेनेचे मुस्लिम पदाधिकारी आहेत ते माझ्याकडे आले होते। शिवसेना के कुछ मुस्लिम पदाधिकारी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में खाली बैठे हैं, ऐसे में बेहतर होगा कि उनके लिए कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवत गीता पढ़ने का कंपटीशन होता है उसी तरह अजान पढ़ने का भी ऑनलाइन कंपटीशन होना चाहिए। मुझे भी लगा कि अगर ऐसा किया जाता है कि बच्चे घर में रहेंगे और कंपटीशन भी कर सकेंगे, इसलिए मैंने अजान कंपटीशन की सिफारिश की। वावरणं कमी होईल या एका हेतूसाठी मी त्यांना तशा प्रकारची शिफारस केली होती।
गौर करने वाली बात यह है कि शिवसेना का कोई बड़ा नेता इस मुद्दे पर सामने नहीं आया। किसने अपनी पार्टी के नेता का बचाव नहीं किया? बचाव में आए एनसीपी के नेता। उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा अजान कंपटीशन गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, लेकिन बीजेपी हर चीज को धर्म के नजरिए से देखती है। अजान कंपटीशन रखा है, कहीं ना कहीं देश की गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा वो करना चाहते हैं। जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि गीता पठन के कंपटीशन होते रहे हैं और कई मुसलमान लड़कियों ने गीता पठन के कार्यक्रम में 1 नंबर का इनाम हासिल करने का काम किया है। कोई कार्यक्रम में हिस्सा लेना या कोई कार्यक्रम में अभिनय करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई वो धर्म को स्वीकारने का काम करता है। अगर बीजेपी बौखला रही है तो उनको समझना पड़ेगा कला को धर्म के चश्मे से देखना, हमें लगता है इससे छोटी बात कुछ हो नहीं सकती। ये बात सही है कि हर बात को धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन शिवसेना की एक पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है। इसीलिए शिवसेना का कोई नेता अगर ये कहता है कि अजान की गूंज उसे मीठी लगती है तो सुनकर लोग इसलिए हैरान होते हैं, क्योंकि ये वही शिवसेना है जिसने मस्जिदों से माइक उतारने की मांग को सपोर्ट किया था। ये वही शिवसेना है जिसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने भिवंडी और भिंडी बाजार जैसे इलाकों में मस्जिदों के बाहर सड़क पर बैठकर नमाज अदा करने पर नाराजगी जाहिर की थी, इसे बंद कराने को कहा था। और यह बात अब से कुछ दिन पहले संजय राउत ने लोगों को याद दिलाई थी। इसलिए शिवसेना का नेता ये कहे कि अजान का कंपटीशन होना चाहिए तो हर कोई ये कहेगा कि ये बदलाव शिवसेना की सियासी मजबूरी है, शायद इसलिए ये बात कही जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे गुजरात से आई वो तस्वीरें जिनकी चर्चा कल पूरे देश में होगी। अब आपको एक डराने वाली तस्वीर दिखाता हूं। डराने वाली इसलिए कि कोरोना को देखते हुए सब लोग जानते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना जरूरी है, नियम है, कानून है, पाबंदियां हैं। शादी में, विवाह में कितने लोग आएंगे इस पर पाबंदी है। लेकिन गुजरात में बीजेपी के एक नेता ने सारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी, कमाल कर दिया। कल गुजरात में तापी में बीजेपी के नेता और फॉर्मर मिनिस्टर कांतिभाई गामित की ग्रैंड डॉटर की सगाई थी और इस सगाई समारोह में कितनी भीड़ जुटी ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरात में शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को आने की परमिशन है, लेकिन कांतिभाई ने अपनी ग्रैंड डॉटर की सगाई में हजारों लोगों को बुला लिया। वीडियो जब चर्चा में आया तो कांतिभाई ने हाथ जोड़ लिए, गलती मानी और सफाई में कहा कि उन्होंने तो सिर्फ 1500 लोगों को बुलाया था, लेकिन ज्यादा लोग आ गए। कांतिभाई ने कहा कि कल देव दीपावली की वजह से उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर की सगाई की थी, अब इतने ज्यादा लोग आ गए, वो क्या कर सकते थे। बीजेपी के नेता की गलती को गुजरात में कांग्रेस ने एक बड़ा इशू बनाया, लेकिन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, नेताओं की सोच का है। हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जो खुद को नियम कायदे से ऊपर समझते हैं। जरा सोचिए, सरकार ने शादियों में 100 लोगों को शामिल होने की परमिशन दी है, लेकिन कांतिभाई ने 1500 लोगों को न्योता भेज दिया और आ गए 15,000। कोरोना के संकट में ऐसी हरकत एक अपराध है, यह पूरे समाज को खतरे में डालने वाली हरकत है। इसलिए ऐसे तरह नेताओं के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। इन महाशय ने अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी के चक्कर में हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज की भलाई के लिए, करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी का खतरा मोल ले रहे हैं। एम्स की एक ऐसी डॉक्टर जो दुनिया भर में फेमस है, उन्होंने क्या किया, अच्छी खबर ब्रेक के बाद। पूरी दुनिया में आप जानते हैं सबको इंतजार है जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन आए, लेकिन वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाने वाले लोग कम होते हैं। दूसरों पर ट्रायल हो और हमें वैक्सीन मिल जाए। लेकिन आज मैं आपको वो उदाहरण दिखाना चाहता हूं, एक ऐसी जानी मानी डॉक्टर से मिलवाना चाहता हूं जो वैक्सीन के ट्रायल के लिए
वॉलंटियर बनी और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। एम्स की डॉक्टर MB पद्मा, इन्होंने कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर किया। डॉक्टर MB पद्मा श्रीवास्तव एम्स में न्यूरो साइंसेज सेंटर की हेड हैं। वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर बनना रिस्क वाला काम होता है। कोई नहीं जानता कि वैक्सीन कैसे रिएक्ट करेगी, इससे साइड इफेक्ट क्या होंगे। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव खुद बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, न्यूरो साइंसेज की एक्सपर्ट हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े न्यूरो एक्सपर्ट्स में उनकी गिनती होती है। वो जानती हैं कि वॉलंटियर बनने में क्या खतरा हो सकता है। इसके बावजूद डॉक्टर पद्मा ने वैक्सीन के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया। इसकी वजह यह है कि जिस वैक्सीन का उन पर ट्रायल किया जा रहा है वो स्वदेशी है। कोवैक्सीन को इंडियन कंपनी भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। फिलहाल इसका 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव वो पहली वॉलंटियर हैं जिन पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। डॉक्टर पद्मा ने कहा कि ये वैक्सीन इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी को दिखाती है, इसलिए इस ट्रायल का हिस्सा बनकर वो खुश हैं। डॉक्टर पद्मा समेत 4 लोगों को 0.5 मिलीलीटर की डोज दी गई है। अगली डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। Covaxin is a product of India, by India and for India. And it showcases the prowess of the science and technology of this great nation. We are amongst those developed countries which are coming up with vaccines and in the phase 3 trials and beyond. I don't know the efficacy of the vaccine. I'm not a vaccine expert. And I don't know the results finally of the phase 3 trials. What would they be? But just coming up to this trial stage itself, I feel it's an honor. And my institute, the All India Institute of Medical Sciences, has been in the forefront of all aspects of COVID pandemic. And this phase 3 trial is being conducted from AIIMS. And it's an honor to be part of this trial. I wanted to contribute to the science. मैं डॉक्टर MB पद्मा के जज्बे की तारीफ करना चाहता हूं, उनकी हिम्मत की तारीफ करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना वैक्सीन की ट्रायल के लिए उन्होंने खुद को वॉलंटियर किया, ये पूरी इंसानियत की सेवा है। वो तो अपनी जान खतरे में डालकर वैक्सीन तैयार करवाने में मदद कर रही हैं, लोगों की जान बचाने के लिए। और हम आपसे क्या कह रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और लोग ये भी नहीं कर रहे। मुझे उम्मीद है कि ऐसे उदाहरण देखकर लोगों में हिम्मत आएगी और लोगों को एक सबक मिलेगा। अच्छी खबर मैंने आपको दिखा दी, अब एक बुरी खबर का वक्त है। ये बुरी खबर हमारे देश की नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने सियासी जलसों पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद वहां जबरदस्त उथल पुथल हो रही है। मुल्तान में हंगामा हो रहा है। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे पास है और ये देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास।